बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों को हमने आज जो है ना फिजिक्स का 9th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका टॉपिक नंबर 5.5 रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में समझाना है। इस टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा जनरेट कर सकते हैं, उनसे एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे पास दोबारा जनरेट नहीं की जा सकती उनसे एनर्जी। ठीक है, और वही चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, जैसे कि सूरज है, हवा है, पानी है, ये तमाम चीजें नेचुरली तौर पे पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको कहते हैं ये रीन्यूएबल है, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए फॉर लाइफ टाइम रखा हुआ है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन नॉन रीन्यूएबल भी कुछ ऐसी हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं जिनको हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते, कई हजार सालों के बाद जो है ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो है इसके अंदर से प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आना ही आना है, मैंने ऊपर राइट भी कर दिया लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट, लेकिन हम जो है वो साथ साथ स्टूडेंट्स की शॉर्ट के लिहाज से भी प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। These resources of energy which are replaced by new one after their use, it is called renewable energy source। ये डेफिनेशन है कि जब हम एक दफा किसी चीज को यूज कर लेते हैं उसके बाद वो दोबारा आ जाए उसको हम कहते हैं वो है रीन्यूएबल। ठीक है, जैसे हम सूरज की रोशनी को यूज कर भी लें, सोलर पैनल वगैरह बना के हम उसको एनर्जी जनरेट करके यूज कर भी ले, लेकिन वो सूरज की रोशनी खत्म नहीं होती, दोबारा आ जाती है। ठीक है, जैसे ही दिन खत्म होता है अगले दिन दोबारा सूरज निकल आता है। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या लिखा है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अब डेफिनेशन आ रही है नॉन रीन्यूएबल की। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लेट्स। क्या होता है, ये दोबारा नहीं आते। ठीक है, डिप्लेटेड विद द कंटिन्यूस यूज, जैसे जैसे आप इसका यूज करते हो तो इसका यूज कर करके हम उस चीज को खत्म कर देते हैं, वो दोबारा नहीं आता। ठीक है, वंस दे रन आउट, जब ये खत्म हो जाते हैं, दे आर नॉट इजीली रिप्लेस बाय न्यू वंस। ठीक है, जैसे ही ये खत्म हो जाए तो इनकी जगह पे नए जो है वो नहीं आ सकते, इस वजह से हम इसको कहेंगे ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। ठीक है, आपने बारी बारी इनकी डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि अलग अलग से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में फिर आपने इनकी डेफिनेशन दोनों की बतानी है, आगे से जो है ना इनके एग्जाम्पल्स बताई जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बता देती हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, या डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज या एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो कौन कौन सी है, सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये भी दोबारा बार बार बन सकती है क्योंकि पानी तो खत्म नहीं हो रहा, समंदर इतना बड़ा वसी है। ठीक है, एंड सोलर एनर्जी, जो सूरज से एनर्जी बनाई जा रही है वो भी खत्म नहीं होती। विंड एनर्जी, ठीक है, हवा के जरिए, टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रॉपर पढ़ा था, उसमें ये बारी बारी एक्सप्लेन किए गए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा जल्दी से वो लेक्चर पहले वॉच करें, अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो विंड एनर्जी वगैरह हो गया, टाइड्स वगैरह, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे जो हैं वो रीन्यूएबल हैं। ठीक है, इनके वो आप सोर्सेज की हेडिंग भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है, ये रीन्यूएबल की एग्जांपल में। ओके, दीज आर रिप्लेस बाय न्यू वंस, यानी कि दोबारा ये रिप्लेस हो जाती है, नई आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्नोफॉल एंड रेनफॉल। अब आगे और एग्जांपल बता रहे हैं। स्नोफॉल और रेनफॉल की दो ऐसी चीजें हैं, यानी कि बर्फ का गिरना या बारिश का गिरना, जो बारिश वगैरह होती है उसके हवाले से। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आर दी कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि रेनफॉल या स्नोफॉल जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहता है, खत्म नहीं होता। इसकी वजह से जो है देयर फॉर दी वाटर सप्लाई टू दी रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर विल नेवर एंड अप। जारी बात है, जब तक ये बारिश होती रहनी है, स्नोफॉल होती रहनी है, पानी तो जो है वो एंड नहीं होगा। ओके, लाइकवाइज द सोलर एनर्जी विल बी रिमेन अवेलेबल फॉर एवर। इसी तरह सूरज की रोशनी भी फॉर एवर अवेलेबल है। सेम इन द केस विद विंड एंड टाइड एनर्जी। टाइड किसे कहते हैं, लहरों वाली। ठीक है, और विंड एनर्जी हवा की, ये भी सेम इसी तरह रहेंगे। दीज आर नॉट गोइंग टू रन आउट इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में भी ये कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे एंड हुआ है ये सारा पैराग्राफ था रीन्यूएबल का। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो पैराग्राफ आ रहा है ये सारा नॉन रीन्यूएबल का। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब ये यहाँ तक आपने जो है
वो किसका बता देना है, रीन्यूएबल का। और ये नीचे वाला जो है ये नॉन रीन्यूएबल का आएगा। डेफिनेशन उन्होंने ऊपर दोनों इकट्ठी दे दी थी, वो भी आपने अलग अलग सेपरेट कर लेनी है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी दो चीजें हैं, फॉसिल फ्यूल जो कि खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं हम बना सकते, इनको कई हजारों साल लगते हैं बनने में। एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जब एक दफा किसी एटम को तोड़ दिया जाता है तो दोबारा से वो एटम तो नहीं आएगा, हमें कहीं और से नया लाना पड़ेगा। और ये सारे एटम भी जो है वो ऐसे नहीं है कि जो फॉर द लाइफ टाइम ये भी खत्म हो जाते हैं। The remains of the plants and animals buried under the earth took millions of years to change into the fossil fuel। अब वो बता रहे हैं fossil fuel कैसे बनते हैं। ये fossil fuel की आप डेफिनेशन भी समझ लें। ठीक है, यहाँ तक कि जो एनिमल या प्लांट्स वगैरह होते हैं जब वो गल सड़ जाते हैं कई हजारों सालों के बाद जो है जाकर वो fossil fuel बन जाते हैं। ठीक है, तो ये fossil fuel की डेफिनेशन भी आ सकती है। एग्जाम्पल में दो नाम आ रहे हैं, एक तो ये fossil fuel आएगा और एक न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन लिख के तो आगे से ये दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपको फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन वगैरह मैंने करवा दी। इसके बाद है दीज फ्यूल्स आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। जितने आपको अवेलेबल है उतना ही फॉसिल फ्यूल अगर आप सारा बर्न कर देते हो, जला देते हो, तो फिर आपको नया जो है उसके लिए कई हजारों साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, once they are used up it will be take further millions of years to form new ones। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। सिमिलरली फ्यूल्स फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी आर आल्सो लिमिटेड, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए हम जो है एनर्जी हासिल कर रहे हैं, यानी कि एटम्स को तोड़ कर उनसे एनर्जी ले रहे हैं, ये भी लिमिटेड है। क्योंकि जब आप एटम को तोड़ देते हैं तो दोबारा तो आप नहीं ना उसको बना सकते। आपने उसको तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी ले ली, उसको खत्म कर दिया, अब फिर उसके लिए आपको नए चाहिए जो दोबारा तोड़ेंगे आप, तो उसके लिए जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा, दोबारा नए बनने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके बाद है एज द नीड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज डे बाय डे। हमें पता है हर रोज हमारी जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, लोगों की जरूरियात बढ़ रही हैं। There is need to develop the other non-traditional renewable energy sources। हमें जरूरत है कि हम नए ऐसे नॉन रीन्यूएबल जो है उनको खत्म करके रीन्यूएबल लाएं, ताकि जो है हमारी एनर्जी की जरूरत जो है नीड जो है वो पूरी हो सके। ठीक है, यही नहीं कि हम पुराने दौर पे चलते रहे हैं पुरानी चीजों पे, जैसे मैं बोला ना नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि पुराना तरीका जो था उस पे नहीं, हम खुद से नई इजादात करें जिसके जरिए एनर्जी को हम हासिल कर सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो है द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी को पैदा करने के नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि जिस जिस तरीके से हम एनर्जी को हासिल करते थे, जो जो वो रिसोर्सेज हैं जैसे सूरज, हवा, पानी या न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, फॉसिल फ्यूल को जलाना, इन सब चीजों के हमें क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है मैंने यहाँ पे इनके प्रॉपर पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक पैराग्राफ था, तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन को पैराग्राफ में नहीं लिखना, हमने इनको डिफरेंस की तरह लिख लेना है या फिर वैसे हेडिंग दे के लिख लेना है। अगर तो ये डिफरेंस पूछेंगे तो सेंटर में आपने लाइन लगानी है, इस तरफ एडवांटेजेस लिख लेना, इस तरफ डिसएडवांटेजेस लिख लेना। लेकिन अगर ये आपके पास आ जाता है वैसे ही वो कहते हैं कि आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो फिर आपने प्रॉपर जो है ना उनको हेडिंग्स दे के उनके पैराग्राफ सेपरेट आउट कर देने हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडवांटेजेस 1 2 मैंने मेंशन किया। एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ। एडवांटेजेस में कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जो पानी से बिजली बनाई जा रही है, इज मोर इकोनॉमिकल एंड पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, इकोनॉमिकली तौर पे भी ये ठीक है और ये पोल्यूशन फ्री है, यानी कि इससे हमारे पास जो है माहौल की आलूदगी नहीं हो रही। ठीक है, एंड सोलर पावर जो कि सूरज से ली जाती है वो भी पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, विंड एंड टाइडल, यानी कि हवा से या फिर जो हम टाइड से ले रहे हैं वो वाला, एंड वेव पावर या वेव से जो ली जा रही है एनर्जी, वो भी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उसका नुकसान नहीं है। नीड मोर इनिशियली कॉस्ट बट दे डू नॉट प्रोड्यूस द पोल्यूशन। कहता है इनिशियली तौर पे हमें इन पे पैसे लगाने पड़ते हैं, सारी बात है। हवा से अगर बनानी है तो हमें उसके लिए पंखे वहां पे जो है विंड मिल जो है वो बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर थर्मल से तो फिर उसके लिए भी हमें प्रॉपर उसका एक जो है मशीनरी लानी पड़ेगी। तो शुरू में तो इनिशियली तौर पे तो आपको उस पे कॉस्ट लगेगी, लेकिन बाद में इसकी पोल्यूशन नहीं है और आप लोगों को इसका फायदा ही फायदा है। ठीक है,
एंड इट इज आल्सो इकोनॉमिकली एज वेल। ठीक है, तो ये भी आपको उसने बता दिया। ये जो है ये दो इसके हैं, आपने कोशिश करनी है कि इन दो को ही आप बढ़ा के जो है ना वो 4-5 पॉइंट बना ले बारी बारी अलग अलग। जैसे ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक का एक अलग पॉइंट है ना, वैसे ही आपने कोशिश करनी है कि सोलर पावर का अलग कर दो, इसको दूसरा नंबर दे दो, विंड वाले को तीसरा दे दो, टाइडल को चौथा नंबर दो, वेव पावर को पांचवा, और उसके बाद और कौन से, बस इतने ही। ठीक है, थर्मल वाले को छठा नंबर दे देना। ठीक है, तो ये टोटल आप जो 5-6 पॉइंट बनाएंगे वो फिर एडवांटेजेस में 5-6 पॉइंट हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस में तो आगे ही काफी ज्यादा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है, ऑन दी अदर हैंड पावर जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान होता है फॉसिल फ्यूल की वजह से। एक तो ये कि ये हमारे पास लिमिटेड है, नॉन रीन्यूएबल है, इनको दोबारा नहीं बना सकते। दूसरी बात ये कि इनके जलने की वजह से आपको पता है काफी ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ठीक है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो भी वही उसी तरह है, उसका भी नुकसान है। एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, जारी बात है ये हवा में जो है पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मैंने साथ लिख दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक, जितना ज्यादा जो है हम इनको जलाएंगे उतना धुआं पैदा होगा। जैसे आपको ये फिगर भी नजर आ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहना या सांस लेना हमारे लिए इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि धुआं वहां पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट, वो भी बात आपको बता रहे हैं साथ ही कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी, साथ में हीट पैदा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है कि वो हमारे अंदर अगर जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन की वजह से सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम आउट करते हैं। ओके, एंड दे इनहांस द डायरेक्ट पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट, इसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर डायरेक्ट पोल्यूशन हो रही है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास विंड मिल्स आर वेरी नॉइसी, जो विंड मिल्स है उनकी वजह से शोर बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है, तो ये शोर की लूदगी पैदा कर रहा है। ठीक है, सम पीपल थिंक दैट द विंड टर्बाइंस स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो अगर ये हम विंड मिल्स लगाते हैं ये खूबसूरती को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो कुदरती तौर पे चीजों की खूबसूरती है, जगह की खूबसूरती है, वो खत्म हो जाती है इनकी वजह से, क्योंकि ये शोर पैदा करते हैं, तो फिर लोग जो है वो इन एरियाज में नहीं जाते। ओके, इसके बाद 4 वाला पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर जनरेटर। अब ये जो न्यूक्लियर पावर जनरेटर है, इट इज रन बाय द स्टीम प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी, एंड हीट इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। जारी बात है हीट जो है वो पोल्यूशन की ही फॉर्म है। जब इन्वायरमेंट के अंदर हीट आ जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर की एवरेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि आजकल आपको नजर आ रहा है गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि जो है नॉर्मल इंसान का गर्मी के बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एसी के बगैर रहना तो ऐसे है जैसे नामुमकिन होता जा रहा है। तो इस वजह से ये हो रहा है कि हम रेगुलरली तौर पे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इतना ज्यादा जो है अप्लाई कर चुके हैं कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। Moreover, there is always the dangerous of leakage of the radioactive radiation. सारी बात है, अब लीकेज भी हो सकती है जब आपने कोई रिएक्शन करवाया है, बेशक आपने उसको प्रॉपर एक चैम्बर के अंदर करवाया, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत लीकेज हो जाए और वो रेडिएशन जो है वो लिविंग बॉडीज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी, विच इज हार्मफुल टू द लिविंग बॉडीज। ठीक है, अगर किसी के हाथ पे, फेस पे, मतलब किसी भी जगह पे अल्लाह ना करे थोड़ा बहुत रेडिएशन लग जाए तो वो वैसे के जैसे जल जाता है। ठीक है, बर्न हो जाता है, तो वो जो बर्न है उसका आपको पता है सारी जिंदगी के लिए निशान ही नहीं खत्म होते। पीपल्स लिविंग अराउंड द न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क, कहते हैं जितने भी लोग जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उनकी जिंदगी को हमेशा खतरा रहता है। ठीक है, द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अनदर प्रॉब्लम। जाहिर बात है इनका जो वेस्टेज होता है उसको हम कहीं ना कहीं अगर फेंकते हैं वो भी नुकसान का बायस बनता है। अगर नदी नालों में चला जाएगा तो उसके लिए, मैरिन लाइफ के लिए नुकसानदा होगा। ठीक है, एंड फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन होएवर एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी एंड्स अप एज द थर्मल एनर्जी दैट गोज टू द इन्वायरमेंट। कहता है किसी भी किस्म का अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो जो है थर्मल एनर्जी यानी कि जमीन के अंदर जो है जब हम हासिल करते हैं जियो थर्मल एनर्जी, उसको भी इंक्रीज कर सकता है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए नुकसान का बायस ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद है दस द थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीज डे बाय डे एंड कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर को आपने देखा दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले दौर में इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है एवरेज ही हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया हुआ है कि जो है गर्मी की शिद्दत जो है वो हम हर रोज जो है डिग्री बाय डिग्री बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है,
ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, दो मैंने जो करवाए हैं, एक ये वाला एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला और एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करके याद करना है। वीडियो की समझ आई है तो जल्दी से इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और बेटा कोशिश किया करें, काइंडली जो है वो ऑनलाइन वॉच किया करें वीडियोस को, ताकि जो है ना बाद में मेरा जो चैनल है उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि आप उतना फायदा ले लेते हैं और बाद में जो है ना चैनल की ग्रोथ का मसला हो जाता है, इसलिए कोशिश किया करें ऑनलाइन देखिए, ठीक है। तो पावर की बात की जाए तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को काफी लेंथी सा उन्होंने समझाया है पहले प्रॉपर, लेकिन जो चीजें हमें याद करनी है वो नीचे थोड़ी है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमने इसको शॉर्ट शॉर्ट ही याद करना है। ये सारा हम जो है रीड जरूर करेंगे लेकिन इसमें से याद नहीं करना, ओके। इन मैनी केसेस, बहुत से ऐसे केस होते हैं दैट टाइम डू वर्क, ठीक है। टाइम के साथ साथ वर्क जो है इज एन इम्पोर्टेंट एज द इम्पोर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। टाइम भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि काम जरूरी होता है, ठीक है। ये तो हमें पहले ही पता है। टाइम के लिहाज से ही हमारी जो पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया जो है वो चल रही है। सपोज यू वॉक अप टू दी हाइट, कोशिश करो, सोचो कि आप जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं हाइट एज के साथ, थ्रू आप स्ट्रीट सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एंड यू डू वर्क, आपने काम किया बिकॉज यू आर लिफ्टेड योर बॉडी अप दी स्टेयर्स, आपने अपनी बॉडी को नीचे से ऊपर तक ले आए हैं, इसका मतलब है आपने वर्क किया है। इफ यू रन अप, अगर आप आगे को जाते हैं, यू कैन रीच द सेम हाइट एज द शॉर्टर टाइम इंटरवल, अगर आप आराम आराम से जाते हो फिर भी आप ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप दौड़ के जाते हो तो फिर आप जल्दी पहुंच जाओगे, टाइम कम लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बंदा जो आराम आराम से चल रहा है, लेट्स सपोज कोई बुरा आदमी है, ठीक है, स्टिक लेकर आराम आराम से जा रहा है, उसे 10 मिनट लगेंगे सीढ़ियां चढ़ के यहाँ तक आने में। लेकिन जो बहुत ही जो है यंग पर्सन है, आराम से नहीं बल्कि वो दौड़ के चढ़ता है, ठीक है, स्पीड से चढ़ता है, तो उसका क्या होगा, वो 2 मिनट में चले जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में और 2 मिनट में कितना फर्क है, 8 मिनट का फर्क है, ठीक है। इसका मतलब है 8 मिनट का टाइम आपने बचा लिया, यही वो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे उसने जो है ना इसको एक्सप्लेन किया है, द वर्क डन इज द सेम इन आइदर केस, इनके दोनों केसेस देखो, जो जल्दी गया है या जो लेट गया है, दोनों केसेस को देखो तो टाइम जो है उसका सिर्फ फर्क आया, अदरवाइज वर्क तो दोनों ने उतना ही किया, ठीक है। बिकॉज द नेट रिजल्ट इज दैट यू लिफ्टेड अप द सेम वेट डब्ल्यू टू द सेम हाइट एज, कहता है क्योंकि रिजल्ट हमारा सेम है, दोनों आदमियों ने जो है अपना सफर तय करके जो है ऊपर तक पहुंच गए हैं, हाइट तक पहुंच गए हैं। बट यू नो दैट इफ यू रन अप दी स्टेयर्स यू शुड बी मोर टायर्ड, कहते हैं जब आप दौड़ के चढ़ते हैं तो आप थक जाएंगे, ठीक है। देन यू वॉक अप स्लोली, जब आप आराम आराम से मतलब ऊपर जाएंगे फिर आप थकेंगे नहीं। इनफैक्ट देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट, इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, एट विच द वर्क इज डन, उसके रेट में फर्क आ जाता है, ठीक है। रेट किसे कहते हैं, हमने डिवाइड करके चेक करना होता है, ठीक है। वी से दैट वी एक्सपेंड मोर एनर्जी व्हेन यू गो अप द स्टेयर रैपिडली देन वी गो स्लोली, कहते हैं हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जब हम दौड़ के चढ़ते हैं और कम एनर्जी लगानी पड़ेगी जब हम आराम आराम से जाते हैं, ओके। And the concept of power can also be explained with same another example of an electric motor, ठीक है। वो कह रहे हैं एक और आप एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल जो है पावर की वो इस तरह है कि आपने एक इलेक्ट्रिक मोटर या फिर वाटर पंप की एग्जांपल लेनी है। A bigger motor draws more water running the same initial of the time, ठीक है, as compared to the small one, कहता है दो है आपने मोटर्स ली, एक बड़ी है और एक छोटी है, दोनों के एक जितना टाइम दिया, लेकिन जो बड़ी थी उसको उसने ज्यादा पानी निकाल लेना और जो कम थी छोटी थी उसने कम निकाल लेना। इट इज सेड दैट द पावर ऑफ बिगर मोटर इज ग्रेटर देन द स्मॉलर वन, हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मोटर की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू छोटी, तो वो बात उसने बिल्कुल सही की है। अब ये सारा जो उसने प्रोसेस आपको बताया है, ये समझाने का मकसद क्या है कि पावर क्या होती है, ठीक है, पावर का मतलब क्या है। अब वो आपको नीचे इसको डिफाइन कर रहे हैं। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये जो वर्ड है ना टाइम, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसने बोला टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वक्त लगा है काम करने में, उसको हम कहते हैं पावर, ओके। किसी को ज्यादा वक्त लगता है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है, किसी को कम वक्त लगता है इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, उसने थोड़े ही टाइम में ज्यादा काम कर लिया, ओके। अब मैथमेटिकली जो आपने याद करना है वो सिर्फ ये डेफिनेशन है पावर की। एग्जाम्पल अगर आप पूछेंगे तो फिर आपने ये वाली एग्जाम्पल लिख देनी है, ठीक है।
अगर एग्जाम्पल पूछी जाती है कि आपको इसी एग्जाम्पल दे के समझाए पावर के बारे में, फिर आपने ये वाली एग्जाम्पल देनी है। ये पावर की डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम कहते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, जितना काम किया उसको डिवाइड कर दो टाइम पे। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होना है, इसलिए इसको अच्छी तरह करना है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास W इज इक्वल टू वर्क डन इन टाइम T। अब इसी को उन्होंने जो है ना वो दूसरी फॉर्म में लिख दिया, P पावर को P से, वर्क को W से, टाइम को T से, ठीक है। ये सारी चीजें शो करके बताई हैं। पावर ऑफ एनी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन ही है, अनदर डेफिनेशन है, ठीक है। दो डेफिनेशंस हैं, दोनों ही बहुत आसान है। इसको उसने इस तरह डिफाइन किया कि एनर्जी ट्रांसफर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है पर यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से। तो वही बात है वो कि कितना काम किया है टाइम के लिहाज से। तो दोनों बातें एक जैसी ही हैं, लेकिन ये दो डेफिनेशंस है, तो दोनों को आप याद कीजिएगा। ज्यादा जो है ना वो अच्छी लगेंगी जब आप दोनों को याद करेंगे, तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। ओके, अब नेक्स्ट वाले पेज पे देख लेते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है। ये एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन, फॉर्मूलाज एंड देन अगेन एक और डेफिनेशन। तो ये हमारे पास आ चुका है एक और शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ पावर। तो यूनिट्स की बात की जाए तो पहले आप लोगों ने सिर्फ पावर की डेफिनेशन पढ़ी है, अब वो आपको जो है वो बताने लगे इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है वॉट, ठीक है। और ये आपको एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती है, तब भी आपने इसको याद रखना है। सिंस बोथ वर्क एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज, आपको पता है काम और जो टाइम है ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो हमने पहले इक्वेशन याद की है उसी के मुताबिक हम बोलेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि दोनों ही स्केलर हैं, टाइम भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ये आपने सारा याद रखना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। और ये भी आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन है, 1 वाट इज वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 वाट का मतलब है कि आपने काम कितना किया है, आपने काम किया है 1 जूल पर सेकेंड के लिहाज से, ठीक है। वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ये याद को रखनी है लाइन और लिख लिख के याद करनी है, ठीक है। फिर ये याद होगी। इसके बाद है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड, ठीक है। और इसका यूनिट है जूल सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना है। अगर वो बोलेंगे 1 वाट इज इक्वल टू, आगे उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, आपने 1 जूल पर सेकेंड पे टिक करना है, ओके। इसके बाद ये जो बिगर यूनिट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, ओके। मेगा 6 होता है और किलो 3 होता है। इन ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज इज हॉर्स पावर, ठीक है। अब ये भी आपने याद रखना है, ये आपकी एमसीक्यूज है कि ब्रिटिश जो है वो कौन सा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हॉर्स पावर। वो क्या है? द हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड के पेपर्स में भी काफी दफा आती होती थी, प्रीवियस बुक की तरह ही है, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये सारी एमसीक्यूज लिखी हुई हैं। सिल्वर जो है, सॉरी, एनर्जी सेवर जो है उसकी बता रहे हैं कितनी पावर होती है, कितने वाट का होता है, 23 का। लाइट कितने वाट की होती है? ट्यूबलाइट 40 वाट की। इलेक्ट्रिक फैन 80 वाट का होता है। बल्ब 100 वाट का होता है। टीवी 200 वाट का होता है। वॉशिंग मशीन 250 वाट्स की है। रेफ्रिजरेटर 600। देखा ना जिन घरों में फ्रीजर्स होती हैं वहां पे बिल बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उनके जो है बहुत ज्यादा पावर लगती है, इस वजह से बिल ज्यादा आता है। इलेक्ट्रिक आयरन है, जो इस्त्री वगैरह, इस्त्री जो है वो 1000 वाट की होती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन वगैरह बता रहे हैं, ये सारी नीचे उन्होंने बताई है, इसको आपने याद कर लेना है। ये सारी जो है एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, तो आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके बाद है हमारे पास एक एग्जाम्पल, 1000 किलोग्राम कार मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो 1000 है ये उसका मैस है, और ये जो 4 है ये एक्सेलरेशन है। तो ये ए से शो किया जाएगा, इसको एम से शो करेंगे। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 50 मीटर उसका जो है डिस्टेंस बताया जा रहा है, एस बताया जा रहा है। 5 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो गिवन डेटा हमने ऊपर से देख के ही लिख लेना होता है। ये हमारे पास 100 ग्राम है, किलोग्राम इसका मतलब ये मैस है। ये उसने बताया था एक्सेलरेशन, तो हम मुझसे एक्सेलरेशन ए लिख लेंगे। डिस्टेंस बताया है तो वो 50 हो जाएगा। सेकंड में बताया तो वो टाइम हो जाएगा। व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन, तो कितनी पावर वो जनरेट करेगा इंजन के साथ वो हमने बता देना है।
तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। गिवन डेटा टू फाइंड में हमने बस पावर फाइंड करनी है, जो उसने पूछ लिया है पावर बताएं, एंड सोल्यूशन यहाँ से आपका शुरू हो चुका है। फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन द फोर्स। सबसे पहले हमें फोर्स पता होनी चाहिए, फोर्स कितनी लगी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो फोर्स में हमने एम उसने दिया 1000 और ए उसने दिया है हमारे पास 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो 400 न्यूटन आ चुका है। ओके, इसके बाद हमने वर्क का फॉर्मूला लगाना है। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स हमने निकाल ली एंड डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता था 50 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ चुका है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। ठीक है, तो वर्क फाइंड होना था तभी आप पावर फाइंड कर सकते थे, क्योंकि वर्क ये फार्मूला अगर आप याद हो पावर का तो डब्ल्यू और टी। आप सोचेंगे सिर्फ ये फार्मूला लगाना है तो हम डब्ल्यू कहाँ से लाएंगे, तो डब्ल्यू लाने के लिए तो ये सारा काम किया है। ये जो वर्क था हमारे पास, ये वर्क कहाँ से आना था, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स ही हमें नहीं पता थी, तो फोर्स फाइंड करने के लिए फिर हमने एम ए लगाया। ओके, तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं वो आप समझते हैं, पता नहीं हमने क्यों की है, वो आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लाने के लिए की है, हमें वर्क ही नहीं पता था। वर्क फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए थी, फोर्स भी नहीं पता थी उसके लिए, फिर हमने फोर्स फाइंड की, फिर हमने वर्क फाइंड किया, देन हमने वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं, और जो हमारा आज फॉर्मूला था वो जनरेट हो चुका है, वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, आंसर आया है हमारे पास 40 किलोवाट। ठीक है, तो वैसे तो ये 4 मल्टीप्लाई 10⁴ वाट है, लेकिन उसने इसको किलो कैसे बनाया है, 4 की पावर को 3 में कन्वर्ट कर दिया और एक इसके साथ जीरो लगा दिया, 40 किलोवाट आ चुके हैं। ओके, तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का वर्ड जो है वो आप लोगों ने काफी दफा बोला भी होगा, जैसे बच्चे या बच्चियां आपस में बात कर रहे हो तो वो कहते हैं ना ये बड़ी एफिशिएंसी मारता है। अगर किसी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ जाएं तो हम कहते हैं देखिए इन्हें एफिशिएंसी मार लिया। ठीक है, ये जो बात हम पंजाबी में एक दूसरे को कहते हैं कि अगर किसी के नंबर अच्छे आ जाए तो हाँ हाँ अब तो इसने एफिशिएंसी मार लिया, ये उसी वर्ड से यहाँ पे जो है ना उसकी डेफिनेशन भी आ रही है। ठीक है, तो क्या है ये, द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम टेल अस what part of the energy can be converted into the required useful form of energy and what part is waste out of the energy available। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी हमें बताता है कि हमने जो है ना वो कितना काम किया और उसमें से कितनी जो एनर्जी थी वो हमारी जाया होगी, यानी कि कुछ एनर्जी से हमने काम कर लिया और कुछ एनर्जी जो है हमारी वो जाया हो गई है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं वो उसकी एफिशिएंसी है। जैसे वो यहाँ पे बताने लगे हैं कि available energy for conversion is usually called input energy, यानी कि जितनी भी ओवरऑल आपको एनर्जी आपके पास है उसको हम कहते हैं वो इनपुट है, एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। और कितनी एनर्जी जो आगे बाद में काम करने में आपने हेल्प किया एनर्जी ने, वो आउटपुट होगा। ठीक है, आपने एनर्जी लगाई उसके बाद काम हुआ तो वो क्या हो गया, आउटपुट। जो आपकी एनर्जी है वो इनपुट है, जो काम हुआ है वो आउटपुट है। ये दो डेफिनेशंस आ रही हैं इनपुट की और आउटपुट की, आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नीचे एफिशिएंसी की डेफिनेशन आ रही है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, दी रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम। यानी कि कितना काम हुआ है, रेशियो, रेशियो कहते हैं डिवाइड करना, डिवाइड करना है यूजफुल आउटपुट एनर्जी को, यानी कि कितनी यूजफुल आउटपुट एनर्जी वो ऊपर लिखनी है। रेशियो मतलब डिवाइड करो यूजफुल आउटपुट एनर्जी को, ये ऊपर आ चुकी है, एंड द टोटल इनपुट एनर्जी, तो नीचे हमने लाइन लगा के लिख दिया टोटल इनपुट एनर्जी। टोटल कितनी एनर्जी थी और उसके अंदर से हमने कितना काम किया है, ये हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसकी डेफिनेशन को 2-3 दफा पढ़ेंगे फिर आपको ये याद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी इज ऑफ्टन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने बाद में एफिशिएंसी को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ये तब फार्मूला लगेगा जब वो एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछे, तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर सिंपल आपको एफिशिएंसी पूछी जाएगी तब आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है। ओके, और जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो जब आपने ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन राइट करनी है, साथ में ये फार्मूला राइट कर देना है बस। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो न्यूमेरिकल्स में यूज किए जाने वाले फार्मूले वो आपको ये दोनों पता होने चाहिए कि परसेंटेज में कौन सा फार्मूला लगता है और सिंपल कौन सा फार्मूला लगता है। ओके, एंड इट इज आल्सो बी डिफाइंड एज द परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो ये चीज वही दोबारा आ गई है। इसके बाद नीचे वो बताने लगे हैं, इट इज फाउंड दैट
द एनर्जी आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट, यानी कि जितनी आउटपुट आई है वो कम होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू इनपुट के। क्यों इस तरह होता है? क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, ठीक है। ड्यूरिंग एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सम एनर्जी इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, वही बात आगे उसने बता दी है, ठीक है। और ये चीज आपने याद रखनी है कि जो टोटल आउटपुट होती है वो हमेशा लेस होती है एज कंपेयर टू इनपुट, ओके। ये जहां से मैंने निशान लगाया वो चीजें आपने याद करनी है। और ये क्यों होता है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल जो है आउटपुट वो लेस होती है इनपुट से, वाई। तो फिर आपने बता देना है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। एंड द नो डिवाइस हैज बीन येट इन्वेंटेड, आज तक कोई भी ऐसा डिवाइस इन्वेंट नहीं हुआ दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। आज के दौर में अभी तक कोई भी ऐसा जो है हमने मशीन कोई भी ऐसी नहीं बनाई जो सारी की सारी जो है इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में कहीं ना कहीं रिलीज हो ही जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई द सिस्टम कैन नॉट बी एनी एफिशिएंसी ऑफ 100%, इसी वजह से किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%, ठीक है। ये उसने खुद सवाल दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे व्हाई से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन ही बन जाता है। तो आप लोगों ने फिर इसका आंसर ये वाला सारा पैराग्राफ लिख के देना है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। एज द एनर्जी लॉसेस आर इन्वेटेबल इन दी वर्किंग ऑफ दी मशीन, कहता है मशीन के काम करने के दौरान कोई ना कोई एनर्जी जाया हो जाती है। आपको पता है जब हमने वॉशिंग मशीन या ड्राई मशीन कुछ ना कुछ लगाया हो तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो वो शोर में भी तो एनर्जी जाया होती है। इसके अलावा वाइब्रेशन हो रही होती है, उसमें भी एनर्जी जाया हो रही होती है, हीट पैदा हो रही होती है, उसमें भी एनर्जी जाया होती है। ये सारे जो आगे से हीट या साउंड या वाइब्रेशन है ये हमारी इनपुट को जाया कर देते हैं। इस वजह से हमारी जो इनपुट है वो ज्यादा होती है, आउटपुट थोड़ी होती है, ओके। एंड हेंस एन आइडियल और कंप्यूटेशनल मशीन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी मशीन बन ही नहीं सकती जो प्रोफेशनल जो मशीन होती है, प्रॉपर वो मशीन हो जो बिल्कुल भी एनर्जी को जाया ना करे, ठीक है। तो वो हो ही नहीं सकता, आइडियल तो है ही नहीं कोई भी सिस्टम। तो इसके बाद आप लोगों का एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एंड हो जाना है। नेक्स्ट पेज पे है, थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है। तो ये जो है इसको पहले कर लेते हैं। इट इज आ हाइपो, हमारे पास क्या है हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकली मशीन दैट कैन डू वर्क इनडेफिनेटली, कहते हैं ये हमारा हाइपोथेसिस है, हम ये सोच ही सकते हैं कि कोई ऐसी मशीन हो जो इनडेफिनेटली यानी कि हमेशा वर्क करती रहे विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाहर से हम इसको कोई भी एनर्जी ना दें, खुद ही वर्क करती रहे। ये सिर्फ हमारा हाइपोथेसिस है, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटेशनल मशीन वुड बी वुड हैव बीन टू जनरेट मोर एनर्जी देन इट कंज्यूम, और ये भी हमारी सोच ही है कि कोई ऐसी मशीन हो जो कि बहुत ज्यादा जो है वो वर्क करे एज कम्पेयर टू एनर्जी कंज्यूम के, जितनी उसको दी जा रही है उससे ज्यादा वो वर्क करे। इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग दी एनर्जी फ्रॉम नथिंग, यानी कि अगर हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे फिर भी वो काम कर रही है, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं इन एनी रियल मशीन, जितनी भी हमारी रियल मशीन होती हैं, हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स एंड एयर रेजिस्टेंस। कहता है जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है वो इस तरह का है कि उनके अंदर जो है वो जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, उसकी वजह से हीट पैदा होती है और वो जो एनर्जी वो हीट की शक्ल में जाया हो जाती है। thus the making it impossible for a machine to keep the moving without an external source of energy, कहते हैं इसलिए ये बिल्कुल ही हम नामुमकिन कह सकते हैं कि बाहर से कोई एनर्जी भी नहीं जा रही, एनर्जी जाया भी नहीं हो रही और सारा का सारा बस काम ही होता जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट आर डिपेक्चुअल एनर्जी मशीन इज नॉट वर्केबल, कहता है ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी हो जो कि वर्क करे, बस वर्क करे, ये नॉट वर्केबल है, ये वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो चेंज होने वाला कंसेप्ट है वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही एक एनर्जी जो है
और दूसरी एनर्जी के बराबर आए, यानी कि इनपुट और आउटपुट बराबर हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपकी इनपुट ज्यादा होती है, आप इनपुट ज्यादा देते हैं, लेकिन जो आउटपुट होती है वो फिर आगे से कई पार्ट्स में चेंज हो जाती है। आउटपुट के अंदर एक पार्ट ये आ जाता है कि हीट भी होगी, दूसरा पार्ट वाइब्रेशन, तीसरा पार्ट पोल्यूशन, साउंड की पोल्यूशन वगैरह। तो इस वजह से जो है ना आउटपुट होती उतनी है, लेकिन आउटपुट के पार्ट्स बन जाते हैं। उसमें से वर्क का हिस्सा थोड़ा सा होता है, बाकी नॉइस हो गई, शोर हो गया, ये वो, इस वजह से जो है ना वो आइडियल मशीन नहीं बनती। ठीक है, तो ये आपका जो है ना टॉपिक आइडियल मशीन के बारे में ही वो बताना चाह रहे थे कि कोई भी आइडियल मशीन नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक ही है, देन हमने इस लेक्चर को एंड कर देना है। एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, अ ब्लॉक वेगिंग 120 न्यूटन, एक जो ब्लॉक है वो 120 न्यूटन का है एंड इट इज अप स्लोप विद द सरफेस, ये ऊपर को जा रहा है। आप 100 न्यूटन टू लेफ्ट लिफ्ट अप, यानी उसको ऊपर जाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। एंड द हाइट ऑफ 10 मीटर, जो इसकी हाइट है वो है 10 मीटर। इफ द स्लोप इज 20 मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई 20 मीटर्स है। एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, अब हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात हम गिवन डेटा राइट करते हैं। वेट उसने 120 न्यूटन दिया है, वेगिंग का मतलब वेट होता है। ओके, 100 न्यूटन की उसने फोर्स दी थी, उसके बाद 10 मीटर उसने डिस्टेंस दिया है, सॉरी 10 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस था वो 20 है। ओके, तो ये हमने राइट कर दिया। कैलकुलेट एफिशिएंसी करनी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू फाइंड। ठीक है, तो ये 2 फाइंड में आ गया। ये सारा हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या हो रहा है जी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो वर्क फाइंड कर लिया हमने। अब जो वर्क डन था वो 200 जूल्स हो चुका है। अब आपने ग्रेविटेशनल फ्रैक्शनल एनर्जी भी यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास जो जमीन है उसकी वजह से जो है ग्रेविटी की फोर्स आ जाती है। इस वजह से हम यहाँ पे डब्ल्यू और एच करेंगे, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट को हाइट से। ठीक है, तो जब वेट को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 1200 जूल्स आ रहा है। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला वो ये था कि यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे पास इनपुट थी वो 2000 जूल थी। ठीक है, जो हमने खुद इनपुट दिया और आउटपुट आ रहा है 1200 जूल, दोनों को लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब आप लोग जो है इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो इसको कटिंग शटिंग करके परसेंटेज आ रही है 60%। ठीक है, आपने जो है 100% दी अपनी जो इनपुट थी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो 60% है। इसी वजह से कहा जाता है इनपुट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउटपुट। ओके, इसके बाद आपके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी जा रही है। ठीक है, जैसे ये फोर्स की हो गई है, उसके बाद डायरेक्शन वगैरह बता रहे हैं, फिर जोल की डेफिनेशन है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की, ग्रेविटेशनल फ्रैक्शनल एनर्जी की, फोसिल फ्यूल की, ये सारी आपने डेफिनेशन जरूर याद करनी है। सोलर एनर्जी की है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल्स हैं एंड पावर है, दोबारा वही डेफिनेशन पावर की। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एफिशिएंसी। पूरे चैप्टर को जो है ना वो एक ही जो है पैराग्राफ में डिफाइन कर देते हैं, तो आप इसको जरूर रीड किया करें। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, हो सकता है आपको चैप्टर के अंदर याद ना हो, लेकिन जब आप इस पूरे को याद कर लेंगे तो फिर आपका पूरा चैप्टर जो है एक दफा रिवाइज हो जाएगा, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज करनी है, तो जिन बच्चों को वीडियो समझ आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।